वेलकम टू द चैनल एंग्री बुल्स। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है, इस लाइन ने ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ट्रेडर में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। और जो लोग कभी इक्विटी से मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलते थे, वो आज डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। आजकल ना यंग जनरेशन का क्या फोकस हो चुका है, जैसे पुराने लोग होते थे वो अपना फोकस सारा रखते थे कि हाँ हमें एक स्टॉक को खरीदना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, एक अच्छी कंपनी को खरीदना है। बट यंग प्रोस्पेक्टिव क्या है, एक वर्ड चलता है योलो, यू ओनली लिव वंस। मतलब पैसा लगा दो, देखी जाएगी, कोई बात नहीं यार, एक ही लाइफ होती है, जैकपॉट लग गया तो मजा आ जाएगा, जीरो हो गया तो कोई बात नहीं कि फिर कमा लेंगे उस पैसे को। सो धीरे धीरे विद जनरेशन काफी सारी चीजें में चेंजेस आते जा रहे हैं, बट यस हमें इतना रिस्क लेना हमें एक्चुअली चाहिए। सो आज की वीडियो बेसिकली रिस्क के ऊपर है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। जो हमें बेसिकली इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना भी ज़रूरी है। हमें ये तो पता होता है कि हमें 9:15 बजे उठना है और वहाँ पे मार्केट में सौदा मार देना है जाकर के। बट उस सौदे में हमें कितना नुकसान हो सकता है, कितना पैसा हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम गवा सकते हैं और हमें उसके अंदर प्रॉफिट क्या होगा, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, हमें वो चीज़ों को भी मैनेज करने करके चलना चाहिए। बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, हमें कोई शॉर्ट टर्म के मार्केट में नहीं आना कि आज पैसा लगाया डबल हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो जीरो करके फिर मार्केट से एग्जिट ले लेना है। सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में हमें रिस्क भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप के रिस्क होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिस्क में आ जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। आपके पास आप लेट से आप एक हार्डकोर ट्रेडर हो और आपके पास लिक्विडिटी की कमी है, तो कभी भी आप अपनी पोजीशन को मैनेज उस तरीके से नहीं कर पाओगे। बिकॉज कभी होता है कि हमने एक स्टॉक को खरीदा हुआ है और फ्यूचर्स में बेसिकली हमें वहाँ पे हमें एम टू एम जो उसके मार्क टू मार्केट जो फंडिंग होती है हमें वो भी मेंटेन करके चलनी चाहिए। तो लिक्विडिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टॉक मार्केट में काम करती है और वो ही हमें रखनी भी चाहिए। ठीक है। सेकंड कम्स इज क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें सही हैं, आप ओवरऑल आप हर एक चीज़ में ठीक जा रहे हो, बट ऐसा हो सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल आपका ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है, तो हमें उसको भी मैनेज करके चलना चाहिए। सो पर्सनली आई प्रेफर कि एटलीस्ट आपके 2 या 3 ब्रोकर अकाउंट्स होने चाहिए, सो दैट आप एक पर्टिकुलर अकाउंट में आप ट्रेड करो, दूसरे पर्टिकुलर अकाउंट में आप इन्वेस्ट करो, और तीसरा एक अकाउंट जिसमें आपको लगता है कि हाँ लेट से मेरे को एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ मेरे स्टॉक्स, मेरे को फ्री स्टॉक्स अगर इकट्ठे करने हैं। फ्री स्टॉक्स बेसिकली कैसे इकट्ठे कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड करा, उसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट आया, फॉर लेट से 5-10 हज़ार रुपये मुझे प्रॉफिट आया, तो उस 5-10 हज़ार रुपये के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट ना करते हुए मैं उसको एक दूसरे अकाउंट में जाकर के उन फ्री स्टॉक्स को खरीद लूंगा, सो दैट एक लंबे टाइम में, मतलब आज के बाद अगर मैं 5-10 साल बाद जा करके देखूंगा उन फ्री स्टॉक्स को, तो शायद मेरा एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो चुका होगा। तो मैं इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, रैदर कि मैं अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करूँ जब तक मेरे को उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड थिंग कम्स इज ऑपरेशनल रिस्क। हो सकता है कि आप ओवरऑल आपने हर एक चीज़ आपने ठीक करी, आपने ट्रेड अच्छा लिया, आपका रिस्क भी मैनेजेबल था, आपको पता था कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है और वो स्टॉक वहां से फॉल कर सकता है, ब्रोकर एवरीथिंग वाज गुड, बट कहीं ना कहीं ऑपरेशनल रिस्क भी आ जाते हैं। ऑपरेशनल रिस्क कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाय ऑर्डर डालना था और आपने गलती से उसमें सेल ऑर्डर डाल दिया। चांसेस, देर आर चांसेस कि ऐसी चीजें भी हो जाती हैं हमारे साथ में। तो हमें इनको बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें इन्हें मिटिगेट कैसे करना है। ठीक है। ओके। सो रिस्क खाली इन टाइप्स के नहीं होता है कि एक लिक्विडिटी रिस्क आ गया, एक क्रेडिट रिस्क आ गया और एक ऑपरेशनल रिस्क आ गया। इसके अलावा भी और क्या क्या रिस्क के प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहला हमें चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी ज़्यादा है। बिकॉज मार्केट इतनी ज़्यादा क्विकली मूव करती है कि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर भी वो भी एक रिस्क का पार्ट होता है जहां आपका रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे हो सकता है कि मार्केट किस दिन हाईली वॉलेटाइल है और अगर आपको नहीं पता कि मेरे को इस पोजीशन से किस तरीके से एग्जिट लेना है, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हमें उसको भी मिटिगेट करना है। सेकंड कम्स इज बिजनेस साइकिल्स। ऐसा हो सकता है कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना लिया, बट ऐसा हो सकता है कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो का एक बड़ा पोर्शन एक ऐसे बिजनेस में डाल दिया। बिकॉज हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स हम उसका एक बिजनेस का पार्ट बाय कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने एक स्टॉक के अंदर इतना ज़्यादा मैंने उसके अंदर फंड डाल दिया जो साइक्लिकल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल शुगर। ठीक है। शुगर बेसिकली एक साइक्लिकल बिजनेस है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो शुगर जो है उसका काफ़ी टाइम तक
जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी टाइम तक हॉल्ट रहता है, कुछ-कुछ टाइम में उसके जो प्रोडक्शन है उसको मिलता है, और एक साइक्लिकल स्टोरी रहती है शुगर में। अगेन कम्स इज लेट्स से फार्मा। फार्मा का अभी बहुत ज़्यादा एक अच्छा व्यू है, फार्मा अभी बहुत स्ट्रांगली अभी जैसे चल रहा है। बट अगर आप पुराना कंपेयर करोगे 2020 से पहले, फार्मा के स्टॉक्स बहुत टाइम तक डाउन ट्रेंड में थे। तो लेट्स से अगर मैं एक हायर लेवल पर जाकर के मैंने एक बिजनेस के अंदर पैसा डाल दिया, फॉर एग्जांपल फार्मा में ऊपर मैंने ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया, तो वो भी एक रिस्क का पार्ट आ जाता है, क्योंकि अगर फार्मा लेट्स से 5-7 साल तक नहीं चले थे, तो वहां पर बहुत लोगों ने जो कह सकते हैं कि जो अपना फंडिंग को जिन्होंने इन्वॉल्व कर रखा था, उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट का लॉस हुआ। तो चीज़ें एक बॉटम पे जिस बंदे ने पकड़ी, या जहां से एक रिवर्सल पॉइंट पे जिसने पकड़ा, उसको जो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी का भी लॉस हुआ, जो एक हायर लेवल पे जाकर के एक बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अगर वो फंसा हुआ था, तो वो भी एक रिस्क के अंदर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी फंडिंग इन्वॉल्व होती है, और आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल स्टॉक को जनरेट करने के लिए या वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट कम्स एज इकोनॉमिकल फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स? जैसे कि लेट्स से आपका ओवरऑल सब कुछ ठीक जा रहा है, आपने ऑर्डर्स अच्छे डाल दिए, आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो में अच्छे हैं, बट गवर्नमेंट कोई नई एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आ जाती है जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैं 1 साल के अंदर मैं किसी स्टॉक को निकालता हूं, तो मेरे को वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पहले नहीं होते थे, लोग 3-3 साल तक होल्ड करते थे, इवन 10-10 साल तक भी होल्ड करते थे, बट अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी आ गए। तो ये भी एक इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंजेस हो सकते हैं, एंड अगेन वहां पर भी हमारा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज मैंने एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चला है कि लेट से मैं यहाँ पे मेरे को 100% प्रॉफिट होगा, तो 100% प्रॉफिट मेरा होगा, बट यहाँ पे फैक्टर्स इन्वॉल्व आ जाते हैं, तो वो भी हमें कंसिडर करके चलने चाहिए। अपने पीएनएल के अंदर हमें उन चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए, राइट। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल होता क्या है, जैसे हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग फंडिंग भी यूज करते हैं। सो ये जो पॉइंट्स हैं, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो लोग फंडिंग पे पैसा लेकर के और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको ट्रेड करते हैं, तो उनको जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट वो लोग रिसीव कर सकते हैं, जितना उसके अंदर प्रॉफिट्स रिसीव कर सकते हैं, वो भी इन चीज़ों को कंसिडर करके रखना चाहिए कि हाँ, मेरा जो एक्चुअल पीएनएल आएगा, बिकॉज जो मेरे को प्रॉफिट रिसीव हुआ और जो मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा, क्या डिप्रिसिएशंस आए, क्या क्या मेरी अपनी कॉस्ट लगी, सब इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद जो फाइनल आउटकम आएगा, वो चीज़ें भी फैक्टर करनी चाहिए अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर के चल रहे हैं, ठीक। सो थर्ड थिंग कम्स इज रेगुलेशंस। रेगुलेटरी चेंजेस भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं हमारी मार्केट में। इवन इंडिया ही एक, आई थिंक, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी चेंजेस आते रहते हैं, बी इट रिलेटेड टू मार्जिन, पेनल्टीज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमें वो भी कंसिडर करके चलने चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक टाइम ऐसा था जब हम निफ्टी का एक फ्यूचर का लॉट खरीदते थे जो कि 80-85,000 में आता था, आज वही लॉट 1,60,000, 1,80,000 रुपए की रेंज में आता है। सो वो फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करके चलने चाहिए, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी फंडिंग बहुत ज़्यादा कम है और मैं अगर रेगुलेटरी यहाँ पे मार्जिन चेंज होते जा रहे हैं, तो मैं अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर जो परसेंटेज में पहले कमाया करता था, हो सकता है कि वो परसेंटेज अब मुझे ना रिसीव हो। तो हमें इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करके रखना चाहिए, यही यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। नाउ कम्स इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अगर आईटी रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, और जो आपका एक्स वाई जेड जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, अगर वो धीरे धीरे अपग्रेड नहीं कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को, तो वो इश्यूज आपके लिए भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं, बिकॉज अगर बैकग्राउंड अपडेटेड नहीं होगा, जो भी आपका बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है वो इश्यूज आपको भी हैम्पर करेंगे। और या ऐसा भी हो सकता है कि लेट से जो सेटलमेंट्स हैं, मान लो सेटलमेंट्स नहीं हो पाते किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोच के चलना चाहिए, और हमें बेसिकली ये भी कुछ पॉइंट्स होते हैं रिस्क रिलेटेड। पॉइंट कम्स इज एंटरिंग इनटू सच बिजनेस जहां पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। लेट्स से बहुत सारे मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस हैं, अब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम एक स्टॉक को खरीद रहे होते हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर पोर्शन उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हमारा लग रहा होता है, जो क्योंकि बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो ही हम भी ग्रो करेंगे। सो यूजुअल केस में क्या होता है, हम किसी भी ऐसे स्टॉक के अंदर, ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर कर जाते हैं जिसकी हमें एक्सपर्टीज नहीं है। ऑब्वियसली सारे बिजनेस की एक्सपर्टीज नहीं हो सकती। अब आप खाली एक रिलायंस भी अगर आप ले लेते हो, तो रिलायंस के ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको इन डिटेल बहुत ही कम लोग होंगे, जो लोग बहुत डिटेल में फंडामेंटल पढ़ते हैं, शायद उनको आइडिया भी होगा, बट जो लोग
बिजनेसेस के बारे में नहीं ज़्यादा पता, उस बिजनेस के अंदर आई फील एंटर करना नहीं सही होता, बिकॉज हो सकता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे मूव करे, कोई स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है, बट अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे कभी भी ग्रो नहीं करेगा कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को कभी होल्ड करना भी है कि नहीं करना चाहिए, राइट? सो हमें फोकस करना चाहिए कि ऐसे बिजनेस के अंदर एंटर करो, बी इट बैंकिंग, बी इट फार्मास्यूटिकल, बी इट आईटी, ऐसे बिजनेस के अंदर ही एंटर करना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, बट येस हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट हम कॉन्फिडेंटली उस पर्टिकुलर बिजनेस को, उस पर्टिकुलर स्टॉक को ताकि हम बहुत आराम से होल्ड कर सकें। द थिंग कम्स इज लैक ऑफ पोर्टफोलियो मिक्सचर, ठीक? पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें एक इक्वल अमाउंट ऑफ फंड हमें डेजिग्नेट करना चाहिए कि हाँ, मेरे को फार्मा के अंदर मेरे को इतना कंपोनेंट होना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रक्चर वैसे ऊपर से स्टार्ट होता है, लेट से मेरे को लार्ज कैप में इतना परसेंटेज डालना है, देन मिड कैप, देन स्मॉल कैप, फिर लार्ज कैप के अंदर मुझे डाइवर्सिफाई करना है कि मैं फार्मा, आईटी, बैंकिंग, ऑयल, किस किस में मैं कितना पैसा डालूंगा, देन अगेन हमें मिड कैप एंड सिमिलरली हमें स्मॉल कैप, इस तरीके से हमें डाइवर्सिफाई करना होता है एक पोर्टफोलियो को। बट जनरल केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा 10 लाख रुपए का कैपिटल है और मैं 2 लाख रुपए खाली एक एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर डाल के बैठा हूँ, दैट मीन्स मेरा 20% एक्सपोजर उस पर्टिकुलर स्टॉक में है, और किसी दूसरे स्टॉक के अंदर शायद मैं 50,000 रुपीज डाल के बैठा हूँ। सो मान लो कि जनरल में क्या होता है कि आपका 50,000 वाला जो है वो आपको अच्छा एक मूव दे जाए, और जहां पे आपने 20% एक्सपोजर ले रखा है शायद वो इतना बड़ा मूव ना दे पाए, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको जो अपना टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो आपको अपना आरओआई कैलकुलेट करना है, वो आप 10 लाख के ऊपर कैलकुलेट करोगे, लेकिन 50,000 वाला अगर 10% मूव कर रहा है, तो आपके ओवरऑल आरओआई के ऊपर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो हमें पोर्टफोलियो का जो मिक्सचर है हमें उस तरीके से मैनेज करके चलना चाहिए कि पूरा डाइवर्सिफिकेशन बहुत एवरेज हो, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो, हर एक पोर्टफोलियो में हमें 7 से 8% का एक्सपोजर लेना चाहिए ऑन एन एवरेज। दिस कैन बी प्लस माइनस, मतलब लोग कुछ काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5% का ईच का डाइवर्सिफिकेशन लेते हैं, कुछ लोग 10% ईच का डाइवर्सिफिकेशन लेते हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो और किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो, बट येस द मिक्सचर ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे 25% और कहीं पे 5% लेने में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने लेट से कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक फंड लिया, ठीक है, मैंने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली लेट से, ठीक है। सो उस ओडी को जहां पे यूटिलाइज करना चाहिए मैं उस जगह पे यूटिलाइज ना करते हुए मैं कहीं और जगह पे जाकर के यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेट से मैं मार्केट वाले सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैंने फंड लिया जो मुझे लगता था कि मेरे को एक पर्टिकुलर इक्विटी में पैसा डालना है, बट सडनली क्या हुआ, इक्विटी से मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं अच्छा पैसा नहीं बन रहा, और मैं एक रिस्की एसेट में आ जाता हूँ, यानी मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में फ्यूचर्स ऑप्शंस के अंदर उसमें ट्रेड करने लग जाता हूँ, सो दैट मैं ज्यादा एक इंटरेस्ट जनरेट कर सकूँ उसमें। सो हमें फोकस करना चाहिए कि जहां फंड जिस चीज के लिए मैंने लिया है, या जिस चीज का जो मेरी अपनी पर्सनल सेविंग भी है, जो मुझे लगता है कि मेरे को जहां पे यूटिलाइज करनी है, बेसिकली मेरे को उसी जगह पे यूटिलाइज करनी चाहिए। अपना गोल चेंज करने के लिए या गोल को जल्दी अचीव करने के लिए हमें जो फंड है वो ऐसी जगह पे यूज नहीं करना जहां के लिए मैंने उसको नहीं सोच रखा है। सो कम्स इज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। होता क्या है, कोई भी न्यू भी जब स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करता है तो वो ये सोच के एंटर करता है कि मेरे को 5,000, 10,000, 20,000 एक इक्विटी खरीदनी है और मैं उसको लॉन्ग टर्म होल्ड होल्ड करूंगा, ठीक है। बट वो जब देखता है कि इक्विटी बहुत धीरे धीरे मूव कर रही होती है, 2-3%, 5% का मूव आ रहा होता है, तो सडनली उसका कोई ना कोई एक दोस्त आकर के उसको बता देता है कि या बैंक निफ्टी अमेजिंग चीज है, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करो जाकर के, क्विकली पैसा बनेगा, या फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करो, बहुत क्विकली पैसा बनेगा, ये पैसा तो तू जल्दी से रिकवर कर लेगा जो भी अपना है। सो वहां से ना फोकस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो वहां पर क्या आता है कि हम एक सेफ एसेट से, ऑब्वियसली इक्विटी इज अगेन नॉट दी सेफेस्ट एसेट, बट अगर मैं पूरे ओवरऑल अगर मैं स्टॉक मार्केट में कंपेयर करता हूँ, सो इक्विटी बीइंग लिटिल सेफ एसेट एज कंपेयर टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लेकिन हमें डेरिवेटिव्स में हमें तभी एंटर करना चाहिए कि जब हमें डेरिवेटिव्स की ओवरऑल स्ट्रांगली नॉलेज हो, और इतनी हाई रिस्क में आपको अपना कैपिटल भी एलोकेट करना पड़ेगा कि मेरे को कितना कैपिटल चाहिए है उस पर्टिकुलर रिस्की एसेट के अंदर फंड इन्वॉल्व करने के लिए। तो वो भी चीज एक कंसिडरेबल चीज होनी चाहिए कि हमें एग्जैक्टली कितना ज्यादा फंड इन्वॉल्व करना है एक रिस्की एसेट के अंदर। तो सेफ एसेट, रिस्की एसेट, ऑब्वियसली रिस्क हाई रिटर्न, कहीं ना कहीं रिस्की एसेट में हाई रिटर्न्स भी होती हैं, बट येस वहां पे जो जहां पे आपकी फंडिंग है वो वाइप ऑफ होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सो एक राइट डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी
जहाँ पर भी आपका फंडिंग इन्वॉल्व होती है वहाँ पे आपको एक राइट डाइवर्सिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसको अब हमें रिस्क के बारे में तो पता चल गया कि किस-किस टाइप के रिस्क होते हैं, बट हमें इन रिस्क को खत्म कैसे करना है, ठीक है? तो रिस्क खत्म करने का एज़ सच कोई तरीका नहीं होता है, बट येस हम एग्ज़ैक्टली क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ अवॉइड। आपको सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि आप रिस्क को किसी भी तरीके से अवॉइड कर पाओ। वो रिस्क आए ही ना आपके रास्ते में, बट किसी वजह से अगर वो रिस्क आ भी जाता है तो आपको आपको सबसे पहले उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। रिस्क आ तो गया, ठीक है, बट आप किस तरीके से उसको रिड्यूस कर पाओ जो आपके ओवरऑल किसी भी चीज़ पे बीट फाइनेंशियली बीट मेंटली वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट ना कर पाए, बिकॉज अगर वो इन दोनों में से किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वो इफेक्ट करता है तो फिर बहुत ज़्यादा खराब चांसेस आ जाते हैं, और ताकि फिर हमें वो अच्छे लंबे टाइम में सस्टेन करने में फिर वो हमें नुकसान करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कम्स इज रिस्क को आपने लेट से आ भी गया, आपने अवॉइड करने की कोशिश भी करी, आपने रिड्यूस करने की कोशिश करी, उसका डिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं? हम शेयर कर सकते हैं। रिस्क की शेयरिंग कैसे होती है? अब ऐसा नहीं है कि मेरे को लॉस हुआ तो मैं ब्रोकर को जाके बोलूँगा या मैं एक्सचेंज को बोलूँगा कि मेरे को 50% का लॉस का आप मेरे को शेयरिंग चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे हम अपनी लाइफ़ के साथ में हम शेयरिंग कैसे करते हैं कि आप अपनी लाइफ़ का एक लाइफ़ इंश्योरेंस लेते हो। आप एक इंश्योरेंस लेते हो सो दैट इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग्स आप वो जो इंश्योरेंस है वो पीछे यूटिलाइज़ हो सके। तो वही सेम चीज़ होती है हमारे स्टॉक्स में भी। हम अपने स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो को हम हेज कैसे कर सकते हैं? हेजिंग के लिए कुछ टूल्स होते हैं ऑप्शंस में, जहाँ पर कि आप अपना फॉर एग्जांपल आपने एक पूरा ओवरऑल आपका एक पोर्टफोलियो है, आप उसके अगेंस्ट आप एक पुट बाय कर लियो, दिस जस्ट एन एग्जांपल। तो उस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं या हम अपनी किसी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको पता है कि हाँ, रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन वो रिस्क की कहीं न कहीं शेयरिंग हो जाएगी, वो लॉस की शेयरिंग हो जाएगी। जो आपका ऑप्शन है वो आपको कहीं न कहीं एक शेयरिंग एक बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हाई लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम कर देगा, आपके जो लॉस को मिनिमाइज़ कर देगा, ठीक है? सो ओवरऑल रिस्क के ऊपर मेरा ये पर्सपेक्टिव था। मैं कोशिश करूँगा कि इन डिटेल अगर मेरे को और चीज़ों के बारे में अगर रिस्क रिलेटेड बी इट एनीथिंग रिस्क के अलावा भी अगर मेरे को और भी चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा, सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। उसमें 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज़, मैं खुद पढ़ूँगा तो ही मैं आपको बता पाऊँगा, तो मेरी अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी, और जब मैं आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है कि मैं कोई चीज़ गलत बता दूँ, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो कि अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि मैंने गलत बता दी या मैं उसके अलावा मैं कुछ और बता सकता था, या आपको लगता है कि और इसको और डिटेल हो सकता था इसके बारे में, तो उससे दोनों साइड टू साइडेड थिंग आ जाएगी, आपको भी नॉलेज मिलेगी और मेरी खुद की भी नॉलेज बढ़ेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे-धीरे ऐसी एक चीज़ें लेकर के आते रहूँ, सो दैट आपकी भी उसमें नॉलेज बढ़ती रहे और मेरी खुद की भी नॉलेज बढ़ती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक।